बाईपास सर्जरी से जो लोग डरते हैं उनको ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एवरेज मरीज में हम जो रिस्क मरीज को देते हैं वो 1% से कम होती है। किस एज ग्रुप में ज्यादा आप देख रहे हैं कि बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ रही है? उम्र के मामले में नंबर मायने नहीं रखता। इसी वीक में अभी एक 92 साल के जो है बुजुर्ग थे, उनका ऑपरेशन करके भेजा है। 92 साल के? 92 साल के। क्या बाईपास सर्जरी का रिजल्ट महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग रहता है? महिलाओं में क्योंकि नसें छोटी होती हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि दोबारा ब्लॉक डेवलप होने की थ्योरी ऐसा कहती है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस में पुरुष ज्यादा आते हैं बाईपास सर्जरी के कैंडिडेट या महिलाएं ज्यादा आती हैं? ज्यादातर पुरुष होते हैं। 80-20 का रेशियो कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है डॉक्टर साहब बाईपास सर्जरी का, वो कैसा होता है? जो आर्टरी में रुकावट आ गई है उससे आगे का हिस्सा जिसको वो आर्टरी सप्लाई करती है वहां ब्लड पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये एक्सप्रेस वे बनाने जैसा मामला हुआ। मोर और लेस सब हो ही गई है। घी तेल को लेकर ऐसे मरीज जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, क्या उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? एक्सेस हर चीज की बुरी है। सांस फूल रही है तो कुछ तो दिल की बीमारी होगी। क्या ये फेफड़ों का और दिल का आपस में भी कोई कनेक्शन है? यस, लंग और हार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। कितने साल तक डॉक्टर और मरीज निश्चिंत रह सकते हैं? ये दो चीजें हैं जो कि ऑपरेशन की लॉन्गेविटी को डिसाइड करती है। मेडिकल साइंस ने समय के साथ साथ बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उस डर को दूर करने की। ऐसा ही एक टर्म है हार्ट की बाईपास सर्जरी। अगर किसी मरीज को बता दी जाए तो वो पहले सोचता है क्या डॉक्टर साहब दवाओं से कुछ नहीं हो सकता, क्या बिना प्रोसीजर के मैं बच नहीं सकता, क्या बाईपास सर्जरी होगी तो मेरा जीवन लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। आज उसी डर को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी हैं, जो 30 साल से लंबे समय से एम्स से जुड़े हुए हैं और फिलहाल फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल दिल्ली से एसोसिएटेड हैं। उनके पास रोजाना ऐसे पेचीदा केसेस आते हैं जो मरीज प्रोसीजर के बाद, ओटी से निकलने के बाद हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है तो कितना डरने की जरूरत है और उससे ज्यादा कितनी तैयारी करने की जरूरत है, आज ये आपको समझाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आमतौर पर जो आपके पास केसेस पहुंचते हैं सिंपल तो होते नहीं होंगे, तो वो जो मरीज डरा हुआ आता है सबसे पहले आप उसकी काउंसलिंग करते होंगे। कितनी बार आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ कर दीजिए जो करना है? हाँ, थोड़ी चिंता होती है। किस बैकग्राउंड से आते हैं उसको समझते हुए मरीजों में कुछ चिंताएं होती हैं और इस चिंता में उनके पास पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, उनका भी काफी कुछ योगदान होता है। क्योंकि उनको सिर्फ अपने या अपने आसपास के बुरे एक्सपीरियंस याद रहते हैं। जो सक्सेसफुल और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके बारे में किसी को याद नहीं रहता। तो उनको ये जरूर याद रहेगा मेरे दादा के परदादा का वो ये ऑपरेशन हुआ था और उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर उनको ये नहीं याद रहता कि उनके आसपास सैकड़ों मरीज उसी बीमारी के ऑपरेट होकर ठीक हो चुके। तो यस, आप जो कह रही हैं, अभी भी अपने समाज में जब लोग आते हैं, खास करके जो बाईपास सर्जरी के लिए इस प्रकार आते हैं, उनकी चिंता आम ऑपरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि अब बहुत केसेस में बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर भी ऐसे कुछ केस होते होंगे जहां बाईपास सर्जरी ही एकमात्र और सबसे अच्छा विकल्प है। वो किस तरह के केसेस होते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका मैनेजमेंट डिसाइड होता है एक्चुअल में एंजियोग्राफी के बाद। तो एंजियोग्राफी के बाद कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों से जिनको सिम्टोमेटिक राहत मिल जाती है तो उनको सिर्फ हम दवाइयों पे रखते हैं। कुछ मरीजों की रुकावट इस प्रकार की होती है जो उनमें आर्टरीज में ब्लॉक होता है, जिनमें स्टेंट फायदेमंद होता है। परंतु कुछ रुकावटें इस प्रकार की होती हैं जिनमें कि स्टेंट या तो इफेक्टिव नहीं होते या जिनमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसे मरीजों में ऑपरेशन, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास कहते हैं, वही सबसे अच्छा माध्यम होता है मरीज के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। तो ऐसे मरीजों में मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए किसी आर्टरी के मुंह पर रुकावट है या मल्टीपल रुकावट है, एक दो तीनों आर्टरीज में रुकावट है, या उसके हार्ट का फंक्शन कम है, पेशेंट की एज बहुत कम है, या उनका कोई वैल्व भी खराब है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ, उनको देखते हुए इन मरीजों में सीएबीजी ही बेस्ट ऑप्शन रहता है।
जो डॉक्टर्स तैयारी करते हैं वो तो जाहिर है डॉक्टर्स को पता रहती है, लेकिन एक बार अगर किसी मरीज को रिकमेंड कर दिया गया कि बाईपास सर्जरी होगी तो जी। क्या उस मरीज को भी तैयार रहने की हाँ, जरूरत है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीजों को भी ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। यदि वक्त है हमारे पास तो ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं डॉक्टर होने के नाते मरीज से एक्सपेक्ट करता हूँ और जो मैं अपनी टीम के माध्यम से उनको करने को कहता हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं, किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ये आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो जो साधारण प्राणायाम होता है कि गहरी सांस ली छोड़े और छोड़ते रहें, उससे आपके लंग्स की कंडीशन अच्छी रहेगी, ऑपरेशन के बाद खांसी कम आएगी। तीसरी चीज ये है कि अपने शरीर में आप चेक करिए कोई इस प्रकार के फुंसी या रैसेस तो नहीं है, कोई स्किन लीजन तो नहीं है। यदि स्किन लीजन है तो डॉक्टर को जरूर बताइए। इसकी क्या अहमियत है? यदि मान लीजिए कि वो हमारे उस एरिया में है जहाँ से हमें इंसिजन देना, ऑपरेशन करना है, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है या हीलिंग में इश्यू रहेगी। ओके। इसके अलावा यदि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय हो सकता है वो करना चाहिए। कोई खांसी वगैरह यदि आ रही हो तो उसको समुचित इलाज करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के अलावा जो तैयारी करनी है कि आप अपने डॉक्टर को ये अवश्य बताएं कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के ब्लड थिनर पर हैं तो वो डॉक्टर को जरूर मालूम होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि इस डॉक्टर के पर्चे में ये नहीं लिखा था तो मैं उनको ये नहीं बताऊं। आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। उसमें बेहतर यही होगा, यदि आप दवाइयों के नाम के बारे में नहीं समझते हैं तो दवाइयाँ ले जाकर जो भी आप खा रहे हैं, चाहे किसी ने भी लिखी हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनकी जो मरीज से हम एक्सपेक्ट करते हैं और जिनसे ऑपरेशन से पहले यदि मरीज करता है तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। आपने इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कही। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, उसकी क्या वैल्यू रहती है? यदि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे मरीजों में ऑपरेशन के बाद, यदि इमरजेंसी नहीं है तो हम यूजुअली ऑपरेशन नहीं करते अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को। और इमरजेंसी है तो खैर वो तो अपने आप में एक अलग स्थिति है। परंतु अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ ऑपरेशन करने से मरीज को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट में जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उसमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि शुगर हाई है तो वो भी शुगर हाई है, इंटरफेयर कर सकती है। वो पूरी तरह से इंटरफेयर करता है। शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर भी आपने जोर दिया, वो बाईपास सर्जरी के लिए मरीज को कैसे फायदा करेगी? हाँ, साधारणतः जो ज़्यादातर सर्जरी बाईपास ऑपरेशन होते हैं वो अभी भी जो स्टर्नम, जो ये जो चेस्ट बोन है हमारी बीच की बोन है, इसको काट कर जाकर मिड स्टेनोटमी इंसिजन के माध्यम से ही होती है। तो जब हम इस इंसिजन के माध्यम से जाकर ऑपरेट करते हैं और बाद में इसको बंद कर देते हैं तो नेचुरली इंसिजन के दर्द की वजह से मरीज खांसी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। यदि लंग डिजीज है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है और खांसी आ रही है तो अपने आप में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज़्यादा जितनी बार खांसी आएगी मरीज को कहीं दर्द होगा, वो उतना ही खांसी को और सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो और स्पूटम पैदा होगा। तो एक ये विशेष साइकिल बन जाता है। यदि लंग्स एक्सपेंडेड हैं, क्लीन हैं, तो स्प्यूटम नहीं बनेगा, खांसी नहीं आएगी, मरीज को दर्द नहीं होगा, मरीज को दर्द नहीं होगा तो उसकी ब्रीदिंग बेटर होगी। ओके, इसीलिए लंग्स एक्सरसाइज की इसलिए लंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। खास करके वो लोग जो कि स्मोकर रहे हैं, जिनमें की खांसी आती रहती है, तो उनके लिए तो और भी जरूरी हो जाती है। ओके, मरीज के स्तर पर इतनी तैयारियां कम से कम होनी चाहिए अगर प्लान्ड सर्जरी है। कभी कभी आपके पास इमरजेंसी हालात में भी लोग आते होंगे, तो ऐसे में फिर वो चैलेंज हो जाता है। हाँ, पर ये देखा जाता है, ये देखना चाहिए कि उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन करने का जो फायदा है और नहीं करने का जो नुकसान है उसको देखकर फिर ये डिसीजन लिया जाता है
कि अभी हम करेंगे तो क्या एडवांटेज है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। यदि एडवांटेज ज़्यादा है तो हमें वो रिस्क तो लेनी पड़ती है, परंतु हाँ, ऐसे कंडीशन में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा रहता है। जो प्रोसीजर है डॉक्टर बाईपास सर्जरी का, वो कैसा होता है? कितने घंटे ओटी में लग जाते हैं मरीज और डॉक्टर को? और थोड़ा उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करें। बाईपास का देखिए, मैं साधारण तरीके से एग्जांपल दूं। बाईपास में हम जो आर्टरी में रुकावट आ गई है उससे आगे का हिस्सा जिसको वो आर्टरी सप्लाई करती है वहां ब्लड पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि शहर से के बीच से एक होकर हाईवे जा रहा है, कुछ दिनों में उस पर इंक्रोचमेंट होने लगता है, ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो वो हाईवे जाम हो जाता है। अब शहर के आगे वाले हिस्सों में तो वहां से ट्रैफिक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, शहर की शुरुआत से पहले हाईवे बनाना, एक बाईपास हाईवे बनाइए, शहर से बाहर ले जाके आगे उससे जोड़ दीजिए हाईवे से, तो ये बाईपास हो गया। मतलब आप सिंपल, यदि आप रोहतक और बहादुरगढ़ इन सब इलाकों को समझते हो, तो पहले बहादुरगढ़ में जाम लगता था आपको हिसार और भिवानी जाने के लिए। अब आपने बहादुरगढ़ को भी बाईपास करते हुए एक हाईवे बना दिया, रोहतक को भी बाईपास कर दिया, तो वो यहाँ से बाईपास होते हुए आगे चला जाएगा। इसी प्रकार से हम जो आर्टरी में रुकावट है उससे पहले कहीं से जो ब्लड का सोर्स लेते हैं और फिर बीच में एक बाईपास ट्यूब जो भी है, वो ट्यूब हमारी अंदर से यहाँ से ले सकते हैं, स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है, या फिर हम हाथ से ले सकते हैं, और आजकल बहुत ही कम केसेस में पैरों से भी उन ट्यूब्स को ले सकते हैं। ये ट्यूब हम एक साइड में ब्लड के सोर्स से जोड़ देते हैं और दूसरी साइड में उस आर्टरी में जोड़ देते हैं जिसमें रुकावट है। तो इस प्रकार जहां रुकावट थी उसके बियॉन्ड जाकर आर्टरी को खून मिलने लगता है, तो वो रुकावट फिर हार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करती। ये जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है उस आर्टरी में, क्या उस जैम को भी खोला जाता है इस दौरान? ऑपरेशन में उस जाम को कुछ नहीं करते, पर यदि हम स्टेंटिंग की बात करें तो स्टेंटिंग मेनली उसी जाम को ही अंदर से खोलने की व्यवस्था है, जिसमें हम स्टेंट डाल देते हैं और वो जाम जो है खुल जाता है। यानी कि बाईपास सर्जरी के लिए जो मरीज आया उसकी स्थिति उस ट्रैफिक जाम को खोलने वाली नहीं रही होगी, इसलिए फिर मतलब उसकी रुकावट इस प्रकार की रही होगी कि जिसमें कि हम उस जाम को नहीं खोल सकते हैं, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है और उसके बियॉन्ड जो है हम एक नया रास्ता बना देते हैं ताकि हार्ट को ब्लड पहुंचता रहे। ओके, कितने घंटे लग जाते हैं सर्जरी में? डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ्ट हैं, कौन कौन से ग्राफ्ट हैं। तो एवरेज जो ऑपरेटिंग टाइम है एनेस्थीसिया को छोड़ दें तो करीब 4 घंटे के आसपास लगता है एक बाईपास, एक मरीज में, मतलब जिसमें 3 से 4 बाईपास करने होते हैं। 3 से 4 जगह रुकावट है जिसके लिए बाईपास बनाना है। तो ये एक्सप्रेस वे बनाने जैसा मामला हुआ, मोर और लेस सब हो ही गई है, ताकि बिना रुके ब्लड जो है वो हार्ट को पहुंचता रहे। जी, क्या इस तरह की सर्जरी के लिए जो मरीज है उसको कुछ पहले से परिवार को तैयारी करनी चाहिए? कुछ ब्लड यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? कुछ मरीजों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो यूजुअली हॉस्पिटल्स में सब में रिप्लेसमेंट बेसिस पर ब्लड प्रोवाइड कराने की व्यवस्था होती है। यदि सर्जन को जरूरत पड़ती है तो वहाँ से ब्लड बैंक ब्लड प्रोवाइड करते हैं और फिर मरीज और मरीज के रिश्तेदार जो है वो ब्लड को रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने लोगों की जानकारी के लिए भी सवाल पूछा। बहुत लोग पूछते हैं कि जो मरीज का ब्लड ग्रुप है क्या हमें उसी ब्लड ग्रुप का रिश्तेदार ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल का ब्लड बैंक आपको ब्लड प्रोवाइड करता है, जो भी ग्रुप मरीज को चाहिए जी, उसके रिप्लेसमेंट के लिए आप किसी भी ग्रुप के ब्लड वहां दे सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड मरीज को नहीं दिया जा रहा है। आप जो देंगे वो किसी अन्य मरीज के काम आएगा। तो ये बैंक की तरह है, आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वही पैसा जब आप निकालने जाओ तो नहीं मिलता। नोट दूसरे होते हैं, वो किसी दूसरे ने जमा किए होते हैं, पर करेंसी उतनी होती है। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में है और 4 यूनिट ब्लड की जरूरत है तो आप कोई से भी 4 यूनिट वहां दे सकते हैं, और जो मरीज को जरूरत है जाहिर है वो ट्रीटेड, स्टरलाइज्ड और एक प्रोसेस से गुजरा हुआ ब्लड ऑपरेशन थिएटर तक
जाता है। इसके अलावा बाईपास सर्जरी से जो लोग डरते हैं, उनको ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बाद तो ज़िंदगी सामान्य नहीं रह जाती, हमारा हार्ट भी वैसा नहीं होता। ये धारणा कितनी सही है? हाँ, 2-3 चीज़ें। नंबर 1, क्या एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है? लंबा ऑपरेशन ज़रूर है, पर अब कॉम्प्लिकेटेड कहना इसको ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान में अब करीब जो है 1.5 से 2 लाख बाईपास ऑपरेशन हर साल किए जाते हैं। अच्छा। ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो बाईपास होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो मरीज की कंडीशन के आधार पर इसमें रिस्क देखी जा सकती है। मरीज का हार्ट यदि बहुत ही कमज़ोर है, उसको दूसरी बीमारियां हैं, तो रिस्क बढ़ जाती है। मान लीजिए कि किडनी फेल्योर भी है, स्ट्रोक भी है, लंग्स खराब है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ऐसे मरीजों में रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज बाकी एवरेज मरीज में हम जो रिस्क मरीज को देते हैं वो 1% से कम होती है। तो ये माना जा सकता है कि बाईपास ऑपरेशन आज के वक्त में पूर्णतः सुरक्षित ऑपरेशन। कॉम्प्लिकेटेड उस दृष्टिकोण से नहीं है, पर हाँ लंबा ऑपरेशन है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ता है। तो पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा सवाल, आपके सवाल का दूसरा पार्ट था ऑपरेशन के बाद मरीज की लाइफ। यदि पहले आप हार्ट की कंडीशन की वजह से जो काम करने में समर्थ नहीं है, ऑपरेशन के बाद आप उसमें पूर्णतः समर्थ होते हैं। क्योंकि अभी आपने यदि इलाज नहीं कराया, थोड़ा चलने फिरने पे भी दर्द होने लगता है, एंजाइना होने लगती है, सांस फूलने लगती है। ऑपरेशन हो जाता है तो इनिशियल 2-3 सप्ताह के बाद आप पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। अभी मैंने अब एक वीडियो पोस्ट किया था अपने एक मरीज का, तो उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया बाईपास के बाद। तो दिल की बाईपास सर्जरी के बाद दौड़ भाग की जा सकती है? बिल्कुल, और करनी चाहिए डॉक्टर की इजाजत से उसको, कि किस लेवल तक की स्ट्रेस आप ले सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको जरूर अवश्य करनी चाहिए। किस एज ग्रुप में ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है? अगर एक एवरेज में हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं तो किस उम्र के मरीज ज़्यादा हैं? हिंदुस्तानियों में 50 से 60 वर्ष के जो मरीज हैं वो मैक्सिमम इस समय हैं, परंतु अब जो मरीज हम 30 साल के बाद भी मरीजों को देखने लग गए, जो कि पहले बड़ा रेयर होता था। डॉक्टर साहब, जो मरीज इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास आते हैं, किस तरह की कंडीशंस लेकर आते हैं? एक वीडियो हमने अभी रिसेंटली देखा जो आपने पोस्ट किया था, उसमें कुछ डाइसेक्शन समझाया गया था, तो वो क्या कंडीशन थी और किस हालत में मरीज आया था आपके पास? डाइसेक्शन में जो एओर्टा होती, मैं किसी एक मॉडल के माध्यम से आपको समझाऊं जी। ये जो आर्टरी होती है, ये हार्ट से प्योर ब्लड लेके रेस्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नॉर्मली जो इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर में होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है या इसमें कुछ जेनेटिक बीमारी होती है इसकी वॉल में, तो ब्लड आर्टरी की वॉल में इंटर कर जाता है, आर्टरी की वॉल में चला जाता है। जैसे अभी तो पहले तो आर्टरी के ल्यूमेन में फ्लो कर रहा होता है, पर जब वो उसमें प्रॉब्लम होती है तो आर्टरी की वॉल में चला जाता है। मतलब आर्टरी कमजोर हो गई और उसके अंदर घुस गया, एकदम से कमजोर हो जाती है, क्योंकि वॉल में ब्लड चला गया तो आर्टरी की जो स्ट्रेंथ होती है आर्टरियल वॉल की वो खत्म हो जाती है। एक तरह से दीवार में क्रैक आ गया जैसे। क्रैक से ज्यादा मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा मान लीजिए कि ब्लड भर गया है पूरा दीवार के अंदर, पानी। जैसे मान लीजिए कि कोई डैम है, उसमें बीच में कुछ खराबी होने से दीवार के यदि पानी भर जाए तो वो दीवार कमजोर हो जाती है। उसके कारण ये दीवार जो है, मतलब जो वॉल है, वो फैलने लगती है और उसको वो फटने का डर होता है। यदि तो ये कंडीशन यदि हम एक कहते हैं कि 24 घंटे में यदि डायग्नोज हो के इलाज नहीं हो तो करीब 75% मरीज इसमें मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये वास्तव में जो एक इमरजेंसी है, और इस कंडीशन में मरीज एकदम से उसकी छाती में तेज दर्द होता है, सामने या बैक में, डिपेंडिंग की कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, और मरीज बहुत ही तेज दर्द के साथ डॉक्टर के पास जाता है। तो मतलब उसकी कंडीशन ही उसे बता देती है कि इमरजेंसी है। हाँ, ये पर सबसे बड़ी भूल इसमें क्या होती है, मरीज की नहीं होके डॉक्टरों की होती है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इस बीमारी से अनभिज्ञ होते हैं और वो वक्त पर उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इन बीमारियों से एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए फिर मरीज को जो एक्चुअल में नुकसान होता है वो इलाज न मिलने की वजह से नहीं होता, पर उचित इलाज न मिलने की वजह से मरीज को नुकसान होता है। ओके, यानी हॉस्पिटल भी पहुंच गया, हाँ, पर फिर भी डायग्नोसिस सही नहीं हुआ और कुछ और इलाज होता रहा, तो इसके कारण मरीज को नुकसान होने का चांस होता है। ऐसी ही एक कंडीशन होती है डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर सांस फूल रही है तो कुछ तो दिल की बीमारी होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे फेफड़े जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, या हम पॉल्यूशन में है, या हमें तो सांस की बीमारी है, हमारा दिल तो ठीक है। क्या ये फेफड़ों का और दिल का आपस में भी कोई कनेक्शन है? दोनों एक ही यूनिट है, मतलब आप ये दोनों को दो नाम दे दिए गए हैं, परंतु एक्चुअल में दोनों एक ही यूनिट के दो हिस्से हैं। तो यस, लंग और हार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है और कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए काम करते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं लंग की बीमारी, पर ऐसा लंग न होके वो हार्ट और लंग दोनों की बीमारी है। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो हमारे पैरों की नसों में खून का थक्का बनता है, जो वहां से टूट के हार्ट से होता हुआ लंग्स की आर्टरीज में चला जाता है, इसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं जी। तो एक्यूट कंडीशन में भी मरीज इसमें काफी तकलीफ होती है, सांस फूलती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और आजकल के ज़माने में इफेक्टिव दवाइयों की वजह से एक्यूट कंडीशन मैनेज ज़्यादातर हो जाती है। अच्छा। पर कुछ कंडीशंस में जो कि या तो डायग्नोज नहीं हो पाए शुरुआत में, या रिपीटेडली कुछ कुछ टुकड़े टूट के लंग्स में जाते रहे, तो वो लंग की आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। ये बीमारी वो होती है जो आमतौर पर डायग्नोज नहीं हो पाती। अच्छा। तो इसमें मरीज की सांस फूलती रहेगी, कई बार पल्मोलॉजिस्ट भी उसको मिस कर देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी मिस कर देते हैं, जनरल फिजिशियन भी उसको मिस कर देते हैं। तो इस बीमारी को हम लोग CTEPH कहते हैं। CTEPH मतलब क्रोनिक थ्रोम्बोइम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसमें जो आर्टरीज होती हैं लंग्स में ब्लड ले जाने वाली, उनके अंदर थक्का जम जाता है और उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो दवाइयों की मदद से खत्म नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मल टेस्ट में पकड़ में नहीं आती कंडीशन? यदि आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं और उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इको से आपको शुरुआती संकेत मिल जाते हैं। हार्ट का इको, यदि आप इकोकार्डियोग्राम देखेंगे तो आपको शुरुआती संकेत मिल जाते हैं। यदि एक बार आप इसके बारे में सोच लेते हैं तो फिर डायग्नोसिस करना बड़ा आसान रहता है। अच्छा। पर ये प्रॉब्लम यही आती है कि हम इस बीमारी के बारे में सोचते नहीं हैं, तो इसलिए फिर वो डायग्नोज नहीं हो पाती। दिल की या फेफड़े की किसी आर्टरी में एक थक्का जमा और उसने उधर लंग्स में भी रुकावट पैदा की और जाहिर है दिल पर भी लोड पड़ा, तो ऐसे में दवाओं से भी इलाज हो सकता है? यदि एक्यूट कंडीशन, यस, दवाओं से हो सकता है। एक्यूट में जबकि क्लॉट सॉफ्ट होता है, रेड होता है, तो उस समय हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इसको क्लॉट को कहना चाहिए कि गला दिया जाता है। अच्छा। परंतु यदि लंबे समय से वो क्लॉट है पल्मोनरी आर्टरी में, तो इसको गला पाना संभव नहीं होता दवाइयों की मदद से। फिर ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करके ही उसको निकाला जाता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये माना जाता है अगर किसी मरीज की उम्र बहुत कम है तो अभी इसको बाईपास की तरफ ना ले जाया जाए, बहुत छोटा है या छोटी है इसको, और ऐसा ही अगर उम्र बहुत ज़्यादा है तो लोग सोचते हैं कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा मरीज़। आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, किस एज ग्रुप के लोग, आप ऐसे एज ग्रुप आती हैं? दोनों चीज। सबसे पहले तो जिनकी उम्र ज्यादा है उनके बारे में कहूँगा। हम लोग जो नंबर्स में एज है उसके बारे में ध्यान नहीं देते। मरीज 80 साल का है, इसका कोई मायने नहीं है। यदि मरीज सेल्फ डिपेंडेंट है, एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, अपने आप को मैनेज करते हैं, प्रोडक्टिव है, तो 80 साल का कोई मायने नहीं है। उस कंपैरिजन में यदि 70 साल का कोई व्यक्ति है जो बेड रिडन है, जो जिंदगी में मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, टोटली उनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मेरे लिए वो उम्र ज्यादा हो। मतलब 80 साल। अभी हम लोग जैसे इस वीक में ही मैंने कम से कम 4 मरीज ऐसे हैं जो 80 साल या 80 साल के आसपास हैं, जिनका हमने ऑपरेशन किया, बाईपास ऑपरेशन किया। तो उम्र नंबर, मतलब उम्र के मामले में नंबर मायने नहीं रखता। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे है, आप कितने एक्टिव हैं, जिंदगी के प्रति आप कितने सचेत हैं, वो मायने रखते हैं। इनफैक्ट मैंने इसी वीक में अभी एक 92 साल के जो है
बुजुर्ग थे, उनका ऑपरेशन करके भेजा है। 92 साल के। 92 साल के। ही वॉज फिट, वो अपना सब काम खुद करते थे, एक्टिव थे। तो उनकी दिल की सर्विसिंग और रिपेयरिंग हुई। हाँ, तो उनको ऑपरेशन मना करने का कोई कारण नहीं था। अच्छा। इसी प्रकार यंग एज में कि अभी उम्र कम है, ऐसा नहीं। पहले एक विचार ये होता था कि कम उम्र है इसलिए पहले स्टेंट करवा लेते हैं, बाद में सर्जरी करवा लें। पर अब ये पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि अब हमारे ऑपरेशन की टेक्निक चेंज हुई है। अब आर्टियल ग्राफ्ट हम लोग यूज करना हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो उसके कारण सीएबीजी को लाइफ टाइम पैलिएशन के लिए कंसिडर किया जाता है। पहले ये होता था कि बाईपास करेंगे तो सिर्फ 10 साल के लिए आराम मिलेगा, 10-12 साल के बाद फिर कुछ करना पड़ेगा। तो यंग उम्र में लोग सोचते थे स्टेंट करा लें। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी यदि आपकी उम्र कम है तो स्टेंट ऑफर करते हैं। परंतु अब हमारी सोच में भी बदलाव आया, कार्डियोलॉजिस्ट की सोच में भी बदलाव आया। वो भी ये सोचते हैं कि यंग पेशेंट है, अभी स्टेंट करेंगे तो कुछ साल के बाद फिर वापस आ जाएगा, तो इससे अच्छा इसको ऑपरेशन के लिए भेजें। यदि हमने उनका टोटल आर्टियल बाईपास किया तो जिंदगी भर के लिए उनको दूसरे किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बदलाव आया है। तो इसलिए उम्र अपने आप में कोई मायने नहीं रखती है। पेशेंट की बीमारी कैसी है और उसकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टेटस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जरूरत पड़े तो कम उम्र में भी बाईपास करते हैं, मतलब रेगुलरली करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि बाईपास करेंगे तो 10-12 साल चलेगा, लेकिन अब टेक्निक चेंज हुई है। हाँ। तो अब ऐसे एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि बाईपास किया, मरीज अदरवाइज फिट है और वो अपना ठीक से चीजों को फॉलो भी कर रहा है, कितने साल तक डॉक्टर और मरीज निश्चिंत रह सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से ग्राफ्ट यूज किए हैं, नंबर 1। मतलब कई फैक्टर्स जो होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि कौन से ग्राफ्ट यूज किए। हमारे पास 2 प्रकार के ग्राफ्ट होते हैं। एक होता है आर्टियल ग्राफ्ट। आर्टरी मतलब वो नसें जो कि खून को हार्ट से शरीर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। दूसरी नसें होती हैं वेन्स की। वेन वो नसें होती हैं जो कि शरीर से खून को वापस हार्ट की तरफ लेके आते हैं। यदि हम वेन यूज करते हैं तो इनके ब्लॉक होने की संभावनाएं ज्यादा है। पतली भी होती है इसलिए? नहीं, पतली वाली उनकी वॉल पतली होती है। अच्छा। पर चूंकि वेन जो है ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने के लिए बनी होती है। बाईपास में हम जो उसको लगाते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और ब्लड ज्यादा प्रेशर में होता है उसमें। तो इसलिए वेन्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो यदि हमने वेन्स यूज करी है ज्यादा तो इस बाईपास ऑपरेशन की लाइफ लिमिटेड रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि ऑपरेशन से पहले मरीज की अपनी आर्टरीज बहुत ज्यादा डिजीज है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, डिफ्यूजली डिजीज है, ऐसे मरीजों में भी हम कितना ही अच्छा बाईपास ऑपरेशन कर दें, उस ऑपरेशन की लाइफ लिमिटेड रहेगी। तो ये 2 फैक्टर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल कंसिडरेशन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि ऑपरेशन की लॉन्गेविटी को डिसाइड करते हैं। एक बात तो आपने कही ग्राफ्ट कहाँ से लिया है, दूसरी बात मतलब कितने साल चल सकता है कि आपको भी चिंता न रहे और मरीज को भी चिंता न रहे, 8-10 साल मेरा कुछ नहीं होगा, 15 साल कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि यदि मरीज की अपनी नसें अच्छी हैं, फिर मैं आपको बाईपास वाला एग्जांपल देता हूँ कि यदि बाईपास आप जो मान लीजिए एक्सप्रेस वे बनाकर शहर के उसी भीड़ वाले इलाके में उतार दें, तो पक्की बात है फिर कंजेशन होगा, वो बाईपास उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। यदि उसको शहर से बाहर किसी हाईवे पे उतारेंगे तो वो अच्छे से चलता रहेगा। तो मरीज की अपनी आर्टरी ऑपरेशन से पहले यदि अच्छे कैलिबर की है, स्वस्थ है, मतलब एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक अलग चीज है, पर ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट के बियॉन्ड जो आर्टरी है यदि अच्छे डायमीटर की है और स्वस्थ है, डिजीज मुक्त है, ऐसी आर्टरी को यदि हम बाईपास करते हैं तो इस बाईपास की लाइफ ज्यादा होती है। पर एक नंबर देना ठीक नहीं है। नंबर वही मल्टीपल फैक्टर होते हैं किसी ढंग से। पर आजकल जब हम मरीज से बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि एक ऑपरेशन जिंदगी भर के लिए, मतलब एक ऑपरेशन यदि करें हम टोटल आर्टरियल सीएबीजी करें तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मरीज को दूसरे किसी इंटरवेंशन या ऑपरेशन की जरूरत जिंदगी भर नहीं पड़नी चाहिए। क्या बाईपास सर्जरी का रिजल्ट महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग रहता है? थोड़ा यस, हाँ। उसका मुख्य कारण ये है कि महिलाओं की जो आर्टरी होती है तो छोटी होती है
अच्छा। उसके कारण उनकी लॉन्जेविटी जो है कम एंटीसिपेटेड है। पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है, कम से कम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि महिलाओं ने, कि मेरे पास ज़्यादा महिलाएं सिम्टम्स के साथ वापस आई हूँ। तो एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये नहीं है। पर हाँ, महिलाओं में क्योंकि नसें छोटी होती हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि उनमें जो दोबारा ब्लॉक डेवलप होने के थ्योरी ऐसा कहती है। थ्योरी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? महिलाओं का दिल क्या कंपैरेटिवली मजबूत ज्यादा होता है? तो कम आती होंगी आपके पास। ये हमारे समाज की एक समस्या है कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इग्नोर करी जाती है। महिलाओं की टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है, वो अपने सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती। और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों की जो प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में उनको प्राथमिकता दी जाती है, महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती है इस मामले में। आपके पास लेकिन आपकी प्रैक्टिस में पुरुष ज्यादा आते हैं बाईपास सर्जरी के कैंडिडेट या महिलाएं ज्यादा आती हैं? ज्यादातर पुरुष होते हैं, पर ये नहीं कह सकता हूँ कि महिलाएं बिल्कुल नहीं होती। आप 80-20 का रेशियो कर सकते हैं। महिलाएं अच्छा नंबर है। महिलाएं आती हैं 20% ही अगर आ रही हैं। नहीं, वही है। अब चूंकि सोसाइटी, देखिए सारी चीजें हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। सोसाइटी में महिलाओं की स्टेटस बढ़ रही है, उनकी वो महिलाएं भी अपने बारे में सचेत हो रही हैं। तो जैसे जैसे ये टेंडेंसी बढ़ेगी महिलाओं का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके। आपने बताया कि बाईपास सर्जरी के बाद मरीज मैराथन दौड़ रहा है। कोई ऐसा काम है जो उस बाईपास सर्जरी के बाद लोग नहीं कर सकते या उनको नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई नहीं, कोई काम नहीं है। बस उनको थोड़ा सा परहेज जरूर करना चाहिए। तो बाईपास के बाद वो तंबाकू सेवन नहीं कर सकते, मेरी तरफ से तो एक यही एडवाइस है जी। तो पर फिजिकल एक्टिविटी के मामले में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक हेल्दी व्यक्ति कर सकता हो और जो बाईपास के बाद आप नहीं कर सकते। घी तेल को लेकर ऐसे मरीज जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, क्या उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? एक्सेस हर चीज की बुरी है, मतलब सारी जो चिकनाई है, जो सैचुरेटेड फैट्स खास करके हैं, सॉल्ट है और शुगर है, इन तीनों चीजों से मरीज को थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। ये नियम तो स्वस्थ व्यक्ति पे भी लागू हो? ये सभी के ऊपर वही लागू है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना है? एक्स्ट्रा मतलब ये है कि बाईपास जिनकी हुई है, हम उनको, वो प्रूवन एट रिस्क है। स्वस्थ व्यक्ति के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि संभावना है, पर जिस व्यक्ति के बाईपास हुई है उनको तो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, उसके प्रूवन वो मरीज हैं, तो वो ज्यादा रिस्क रहती है उनमें, इसलिए उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या उन्हें उबला हुआ खाना देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो खाना होता है, आप उसी खाने में और 5% सावधानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और उनको जिंदगी में वापस आने का मौका देना चाहिए। मतलब एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले 5%, 10% घी तेल और कम करें, थोड़ा नमक कम करें। ओके। क्या हार्मोनल चेंजेस का भी दिल की सेहत से लेना देना है? खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में ये सवाल है। ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव माना जाता है महिलाओं के लिए, इसलिए प्री मीनोपॉजल महिलाओं में हार्ट अटैक वगैरह की संभावनाएं कम रहती है। पर जब मीनोपॉज आने के बाद वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स चला जाता है तो फिर उनकी भी रिस्क मेल्स के कंपेरेबल उतनी ही हो जाती है। अच्छा। क्या बाईपास सर्जरी के बाद मरीज को लाइफ लॉन्ग दवाएं लेनी पड़ती हैं या समय के साथ दवाएं छूट सकती हैं? कुछ दवाइयां हैं जैसे कि ब्लड थिनर, एंटीप्लेटलेट, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइफ लॉन्ग हम देते हैं। दूसरी ये है कि आज के ज़माने में स्टैटिन की ज़रूरत भी समझी जाती है, तो ये दो दवाइयाँ, यदि आप बाकी और कोई आपको नहीं है तो ये दो दवाइयाँ तो लाइफ लॉन्ग लेते हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसा बताती हैं कि अगर आप लंबे समय तक ब्लड थिनर्स लेते हैं, खासतौर पर स्टैटिन्स को लेके बहुत स्टडी हैं कि वो नुकसान कर सकती हैं, डायबिटीज़ कर सकती हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। आप किस तरह से देखते हैं उसको? जिस मात्रा में हम ब्लड थिनर देते हैं बहुत ही छोटी मात्रा होती है, तो इससे कोई बहुत जो जितना उससे बेनिफिट होते हैं उसके मुकाबले में हार्मफुल इफेक्ट उसके बहुत कम है। स्टैटिन के मामले में भी यही बात सामने आती है कि जो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट है उसको देखते हुए जो हार्मफुल इफेक्ट काफ़ी कम है।
तो स्टैटिन भी बहुत ज़्यादातर लोग स्टैटिन को भी लंबे समय तक के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, उसकी मात्रा कम हो जाती है, पर फिर भी एक स्मॉल डोज में स्टैटिन प्रिस्क्राइब करने में कोई बुराई नहीं समझता। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जो बाईपास सर्जरी के बाद कुछ समय तो रिकवरी में लगता है, वो समय कितना होता है और ट्रैवल के लिए वो इंसान कब फिट होता है? जब मरीज 2 दिन के बाद आईसीयू से वार्ड में आता है तो वो चलता फिरता होता है। आज पहले के जमाने के मुकाबले में आप देखेंगे तो सर्जरी काफी सेफ हो गई, और हमारा एम्फेसिस सिर्फ जान बचने पर ही नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी होता है। तो 2 दिन के बाद मरीज को हम इंश्योर करते हैं कि वो चल फिर सके। वार्ड में रहता है, 4 दिन करीब हमारे पास रहता है, तो उसमें अपना चलना फिरना आराम से बिना किसी की मदद के चल फिर सकता है। फिर उसके बाद 1 वीक और मैं एडवाइज उनको करता हूँ कि घर पर रहें। घर का मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे घर पर रहें, वो पार्क में जा सकते हैं, नीचे घूमने फिरने जा सकते हैं, पर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिज्यूम नहीं करें। तो यही 2 वीक है जिनमें कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। तीसरे सप्ताह से डिपेंडिंग कि वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, यदि आपकी डेस्क जॉब है, आप IT प्रोफेशनल हैं, लैपटॉप पर आपको काम करना है, तो तीसरे सप्ताह मैं एडवाइज करता हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिज्यूम कर लें। या मान लीजिए कि कोई अपना सुपरवाइजरी जॉब है तो वो रिज्यूम कर सकते हैं। यदि कोई जॉब इस प्रकार की है जिसमें मैनुअल वर्क है काफ़ी, तो मैं एडवाइज करता हूँ कि वो चौथे सप्ताह के बाद करें। ट्रैवल आप जब डिस्चार्ज होते हैं 1 हफ्ते के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ड्राइविंग के मामले में 4 व्हीलर यदि आप ड्राइव करना चाहते हैं तो 3 वीक के बाद ड्राइव कर सकते हैं। 2 व्हीलर ड्राइविंग इंडियन सड़कों की कंडीशन देखते हुए यूजुअली मैं 6 वीक के बाद एडवाइज करता हूँ। बाईपास सर्जरी के बाद जो दिल आपको मिला है वो पहले जिस बीमारी वाले दिल के साथ आप आए थे उससे बेहतर होता है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप सावधानी बरतें और उस नए दिल का ख्याल थोड़ी नज़ाकत से रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर किए और मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। थैंक यू।